औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। बाखबर रहते हैं हम पाकिस्तान के हालात से, लेकिन आज जो कि 12 अप्रैल है और कई यादें 12 मई छोड़ के गई। ये 12 का जो अदद है ये कराची के लिए ख़तरनाक है या अच्छा है, क्या है? हम 12 के अदद में खो से गए हैं, क्योंकि जब 12 मई की तारीख को दोहराया जाता है तो कई लाशें, कई ऐसे घर उजड़ते हुए हमने देखे। कराची क्या फिर हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की नज़र होने जा रहा है। अगर डंपर्स की बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों सैकड़ों डंपर्स को आग लगा दी गई। डंपर्स जो हैं वो आते हैं रोडों पे धंधनाते हुए आते हैं और नौजवान बच्चे हों बच्चियां हों कुचल दिया, नहीं पता, अच्छा कुचल तो दिया आपने, लेकिन उसके बावजूद आप और मज़ीद लोगों को कुचलते हुए जा रहे हैं। लेकिन लोग मुश्तिल हो गए हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो टैंकर्स को, जो कंटेनर्स को नज़र आतिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये? कराची के लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये गैर मुकामी लोग हैं जो कराची की फ़िज़ा जो खुशगवार है इसे सोग के अंदर तब्दील करने जा रहे हैं? और कराची की जो सियासी जमातें हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके बयानात नौजवानों के लिए कैसे साबित होंगे? क्या ऐसे बयानात देना, क्या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कराची के हालात को ख़राबी की तरफ लेके जा सकती है? आज हमने अहम गुफ्तगू करनी है कराची के हवाले से, क्योंकि पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रखी थी महाजिर कौमी मूवमेंट के हवाले से, लेकिन गुज़िश्ता रात सुनने में आया कि पुलिस गिरफ्तारी के लिए गए लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके। उस पर कितनी सदाकत है, आज हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, K21 न्यूज़ की फैमिली कह सकते हैं उनको, और आपका ताल्लुक़ सियासत से है। बड़ी जद्दोजहद की है इन्होंने ये मुकाम हासिल करने के लिए। नौजवान फ़िक्र है, नौजवान क़यादत है। जनाब मोहतरम जनाब इकबाल सांद, जो कि प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची, एक्स सोशल असिस्टेंट ऑफ CM सिंध। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। इकबाल भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतने अहम दिन पे इतना कीमती वक्त आपने दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नौजवान सा कहा, नौजवान का बड़ी मेहरबानी आपकी। हम तो जब से आपको देख रहे हैं नौजवान ही हैं आप, और नौजवान क्यों ना होंगे आप। बहुत शुक्रिया। आवाम की फ़िक्र करेंगे, जब आपके दिलों में आवाम के लिए जज्बा होगा, मोहब्बत होगी, तो जवानी तो आपको रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, एक और शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपका ताल्लुक़ सोशल एक्टिविटी से तो है ही, लेकिन आज बिलखुसूस कराची के हालात पे आप बात करेंगे। हमारी खुशनसीबी कि आप तशरीफ़ लाए डॉक्टर फ़ुरक़ान अहमद, जो कि जिनका ताल्लुक़ है ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम फ़ुरक़ान भी, बहुत शुक्र है कि आपने भी कीमती वक्त दिया, क्योंकि कराची के हवाले से आज बात हो रही है। बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। इकबाल भी आपकी जानिब आता हूँ। जैसे कि मेरा इंट्रो आपने सुना कि हम क्यों ऐसे बयान देते हैं। किसी भी सियासी जमात से किसी का ताल्लुक़ होता है, वो आते हैं स्क्रीन के ऊपर, TRP को कह लें, या कराची के लोगों का दिल जीतने के लिए आप ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं कि सामने वाली जो पार्टी होती है उसे आप इतना डिग्रेड कर देते हो कि नौजवान को कहते हैं ना कि जोश दिलाना, फिर वो गलत एक्टिविटी करने पे, गलत इकदाम करने पे मजबूर हो जाता है। तो क्या इसके ऊपर कोई हिकमत अमली नहीं होगी? बहुत शुक्रिया अली। आपने देखें मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का बग़ैर नाम लिया आपने ज़िक्र किया कि गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हमारे माशरे के लिए कितना ख़तरनाक है। देखना हमें ये पड़ेगा कि ऐसे कौन से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपने छोटे छोटे हाइलाइट्स के लिए, आपने देखा होगा हमारा ये छोटा सा जो बॉक्स है जिसको हम TV कहते हैं, जिसको हम LCD कहते हैं, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, इसकी हेडलाइन बनने के लिए, अखबार की जीनत बनने के लिए, या सोशल मीडिया पे आपका कोई स्टेटमेंट उसको वायरल करने के लिए कुछ ऐसे स्टंट किए जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से, जिनको मैं कतई तौर पर लीडर्स या रहनुमा नहीं कहूँगा, कि जो अपनी पब्लिसिटी के लिए, ख़ुद को वायरल करने के लिए कुछ इस तरह का स्टंट कर जाते हैं जिसका माशरे को बड़ा नुकसान होता है, हो भी रहा है, और हो भी रहा है। कभी हम लसानियत की बुनियाद पर जो है ना इस शहर को लसानियत की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं
कभी हम स्पेसिफिक एक तबके को टारगेट करने के लिए, स्पेसिफिक एक तबके को टारगेट करने के लिए हम कोई ऐसी बात कर जाते हैं। आपने कहा नौजवानों को जोश, मैं थोड़ा इस अल्फाज को चेंज करूँगा। मैं समझता हूँ इसको प्रोवोक करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। नौजवान जो होते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं। नौजवान जो होते हैं वो बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि फ़ैसला ले लेते हैं, जज्बाती होते हैं, क्योंकि यंग एज गर्म ब्लड होता है, गर्म खून होता है। तो उसमें कोई बात उनके जहन में, दिमाग में डाल दी जाए। कल ही एक वाक़या हुआ, शायद गुलशन इकबाल में KFC पर पथराव किया गया। लेकिन वो जो बच्चे, वो मासूम लड़के थे, उनकी इतनी एज नहीं थी, 16 साल, 18 साल, 17 साल, 19 साल के बच्चे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखी होगी, किसी का कोई जज्बाती तकरीर सुन ली होगी। तो खुदा के लिए हमें इन सारी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ये शहर हमारा शहर है, ये शहर हम सब का शहर है, ये शहर पूरे पाकिस्तान का शहर है। और ये वाहिद शहर है जिसको मैं तो इंटरनेशनल यतीम खाना भी कहता हूँ, कि जहाँ पूरी दुनिया से लोग आकर, चलें पाकिस्तान से लोग आते हैं, पाकिस्तानियों का राइट है। पाकिस्तान में, दुनिया में जहाँ जहाँ भी बड़े शहर होते हैं वहाँ लोग रोज़गार के लिए जाते हैं। हिंदुस्तान में मुंबई बड़ा मशहूर है, बहुत सारे सऊदीया में मक्का, मदीना और जद्दा बड़ा मशहूर है। तो इसी तरह लोग जो है अपने बड़े शहरों में रोज़गार की तलाश के लिए निकलते हैं। तो पाकिस्तान में भी ऐसा है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के इंटीरियर्स एरियाज़ हैं, चाहे वो पंजाब के इंटीरियर्स हों, चाहे वो KP के इंटीरियर्स हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, जहाँ शहरी इलाकों की जो तादाद है बहुत कम है, तो वहाँ के लोग जब रोज़गार के लिए कराची आते हैं तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो इस शहर के डायनामिक्स को समझते हुए, इस शहर के सुकून को अपना सुकून समझते हुए, इस शहर की हिफाजत को अपनी हिफाजत समझते हुए इस शहर को आगे लेकर चलें, जिसमें बड़ा किरदार है उनका, मुख्तलिफ़ कौमियतों का इस शहर की तरक्की में बड़ा किरदार है। तो लेकिन जब हम बिल्कुल इस शहर को ऐसे लेके चलते हैं जैसे हम इस शहर में वक्ती तौर पर आए, किराए का घर है और इसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें और चले जाएँ, तो शायद ये शहर तबाह हो जाता है। तो मैंने इसको ऐसे भी कहा कि देखें, शहर में बहुत बड़ी तादाद में हमारे बंगाली भाई आबाद हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे अफ़गानी आबाद हैं, बहुत दीगर कौमियतें यहाँ पर आती हैं, आबाद होती हैं रोज़गार के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम इन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं करते, हमें नंबर्स नहीं पता होते हैं, तो यकीनन जब आपके घर में जिसकी कैपेसिटी 20 लोगों की हो और उसमें 100 लोग आकर बैठ जाएं, तो वो भी एडजस्ट नहीं करते। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और गौर करना पड़ेगा। इस शहर में जो अफरा तफरी अभी हालिया दिनों में नज़र आ रही है, हम सबको इज्तनाब करना चाहिए। सियासत ऐसी करें जो तामीरी हो, सियासत ऐसी करें जिस तरह हमने सुना था कि सियासत भी खिदमत है, सियासत एक इबादत है, उसको इबादत की तरह करें ना, उसको मफादात के लिए ना करें। सियासत को इबादत समझ के करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कभी भी जो इस शहर में ये लफ्ज़ सियासत को पता नहीं अजीब एक दे दिया गया है नाम कि जी सियासत की जा रही है, वो सियासत की जा रही है। खुदा न खासा सियासत कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, खुदा न खासा सियासत कोई गलत अमल थोड़ी है। सियासत तो वो लोग करते हैं जो माशरे की खिदमत करना चाहते हैं, सियासत वो लोग करते हैं जो माशरे की बेहतरी करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासत का रुख शायद अल्फाजों में बदल दिया गया है, शायद कुछ लोगों ने अमली तौर पर अपने मफादात हासिल करने के लिए उसको बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सियासत जो है वो एक ऐसा पेशा है जिसको खिदमत से तशबीह दी जाती है। तो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, तो मेरी अप्रोच, मेरी सोच तो यही है। मैंने अपने वालिद को सियासत करते देखा कि वो हमने काउंसलर भी रहे वो, तो हमने देखा कि लोगों की खिदमत करने के लिए सियासत की जाती थी। लोग अपने सीवरेज के मसाइल के लिए घर आते थे, लोग अपने पानी के मसाइल के लिए घर आते थे, लोग अपने सफाई सुथराई के कामों के लिए घर आते थे। तो सियासत इस अमल का नाम था जो बदकिस्मती से अब आम तौर पर ये कहा जाता है जनाब फ़लाँ काम में सियासत की गई जी, फ़लाँ काम में सियासत। वो सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, सियासत एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अच्छे अंदाज में लेके चलें। और कौमों को लड़वाने से बेहतर है कि आप शहर को आबाद करने की बात करें, लेकिन शहर को इकबाल मसाइल भाई, करने की बात मैं आपके करें। यहाँ पर इंटरप्ट करूँगा, मुझे बताएगा, आपने कहा कि सियासत जो है बड़ी अच्छी चीज़ है, इसे सियासत समझ के किया जाए, लेकिन गवर्नर साहब के बयानात जो हैं और मेयर कराची के जो बयानात हैं, क्या ये शरअंगेज़ नहीं है? इसमें दोनों ही जमातों की तरफ से ऐसे ऐसे बयानात आ रहे हैं कि जिसकी वजह से कराची का माहौल ख़राब होता हुआ नजर आ रहा है। अली, मैं अगर यहाँ पे सवाल करूँ कि मैं गवर्नर की बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, फेडरल के नुमाइंदे हैं वो। लेकिन चूँकि मेयर कराची मेरी पार्टी का पार्ट एंड पार्सल हैं, पीपल्स पार्टी के मेयर हैं कराची के, हमारे बड़े हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है। अगर उनका कोई स्टेटमेंट आपकी नज़र से ऐसा गुजरा जिस पर मैं कहूँ कि जनाब वो उस पर तनकीद की जा सकती है, ज़रूर वो जब प्रेस से बात करते हैं तो हल्के फुल्के अंदाज में ऑन अ लाइटर मूड जो गवर्नर साहब ने
वादे किए होते हैं उनको याद दिलाते हैं, उनको रिकॉल करते हैं, उनको रिमाइंडर कराते हैं कि जनाब वो आपने कहा था जी, मैंने आपको लेटर लिख दिया, इस तरह की बातें वो करते हैं। 18वीं तरमीम के बाद तो गवर्नर साहब के पास तो इख्तियारात है ही नहीं, वो तो ये तो फिर उनको दावे नहीं कहते करने हुए चाहिए नजर ना। आते अब हैं। देखिए फिर उनको दावे नहीं करने 100 अरब रुपए चाहिए। की बात आती है तो कहते हैं 50 अरब वज़ीर आला सिंध दे दें और 50 अरब मैं दे देता हूँ, कैसी हाँ तो कैपेसिटी कहते है। हैं ना, तो फिर देखें अगर सूबा एनएफसी अवार्ड के बाद सूबे का इख्तियार है, फंड जो है एनएफसी अवार्ड के जरिए फेडरल ने सूबे को देना है, तो उसमें फिर गवर्नर को ये बात नहीं करनी चाहिए कि जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो फिर मेयर कराची को जब आप लूज बॉल देंगे तो छक्का तो लगेगा। डंपर्स पे कौन सी सियासत हो रही है? मैं समझता हूँ कि शायद पता नहीं कौन सी ताकतें जो शहर एक्सीडेंट को, हो रहा है सियासत, लोग मर रहे हैं सियासत, देखिए कंटेनर्स को आग लग अली रही है सियासत, इस पे कौन सी अली सियासत है? देखिए मैं आपको एक बात समझाऊँ, ये जहन में रखिएगा कि ये शहर जो है दुनिया के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। इसमें कोई शक नहीं दुनिया है। के पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत बड़े शहरों में इसका हुआ शुमार होता करता है। था, नहीं अभी भी होता है, अभी तो मुझे नजर अभी नहीं आ भी रहा। होता है, दुनिया के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। मतलब मैं रकबे के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से भी, कारोबारी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से भी ये दुनिया के बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। देखिए अब देखना यह है कि दुनिया के जो बड़े शहर होते हैं कि क्या, मैं ये नहीं कहूँगा, जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्राइम हो रहा है तो जनाब बड़े शहरों में होता है, या अगर हादसा होते हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। 10 साल पहले एक्सीडेंट नहीं होते थे सर 50 साल पहले भी होते थे, 40 साल अब पहले आके भी ऐसा होते क्यों थे। हो रहा है? अब आके शायद इन एक्सीडेंट्स को अलग अंदाज में पोर्ट्रे किया जा रहा है, इसको इस तरह डिस्प्ले किया जा रहा है कि शायद लोगों में नफरतें जन्म लें, एक बार फिर 80s और 90s की सियासत की तरफ लेके जाने की इस शहर को कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा ये शहर उन नादीदा कुव्वतों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़रिए जो लसानी बुनियाद पर जिनका जन्म हुआ, उन्होंने लसानियत की बुनियाद पर इस शहर में पख्तूनों से झगड़े किए, बहुत बड़ी तादाद में खून रेजी हुई। फिर इसी शहर में लोगों को बलोचों के खिलाफ उकसाया गया, इस शहर के मकामी लोगों को लड़वाया गया, इसी शहर के लोगों को सिंध में रहने वाले सिंधियों से लड़वाया गया, इसी शहर में पंजाब के खिलाफ भी बात आपको होती लगता है कि रही। दोबारा हम उसी तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि शहर के लोग बड़े लेकिन बादशाह थोड़ा सा तो बदलाव आया है। अभी कुछ ही देर पहले नाज़रीन लोग किराम, रिस्पॉन्ड नहीं कर प्रेस रहे। कॉन्फ्रेंस की गई, शाहिद सैयद भाई जो है वो डॉक्टर साहब के साथ उन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमें पुराना वाला ना बनने दिया जाए। Yes. हम जानते हैं कि कराची में कौन बदअमनी देखिए, कर इससे रहा है, होगा कौन पता है बदअमनी क्या? फैला रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए अली, मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा मतलब खुलासा क्या है? बयान हो जाए, आपको बुलाने का मैं बहुत मकसद एहतियात भी से, यही बहुत है, सेंसिटिव इशू है। क्योंकि आप बात बड़ी तरीके से करते हैं और सेंसिटिव टॉपिक है नाज़रीन किराम, इसे कोई लसानियत का रंग ना दिया जाए, ऐसा उनका कहना है कि जो डंपर्स के थ्रू लोगों की जान ली जा रही है, हमें पता चला है कि इसके पीछे सिंध हुकूमत की सियासत नजर आ रही है। क्या है ये? देखिए कोई भी, अली मैं आपसे कहूँ, मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, अभी कुछ ही लम्हे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आपके- देखी होगी। मैं आपके स्टूडियो मैं नहीं देख पाया हूँ, अब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ। मैं क्या आप कहेंगे कि आप इस टेबल को उठा के वहाँ फेंक देंगे? आप ऐसा करेंगे? क्या आपका कैमरामैन कैमरा तोड़ेगा? नहीं। क्या आप अपने घर को आग लगाएंगे? पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, सूबे सिंध पीपल्स पार्टी का स्टेक है, पीपल्स पार्टी यहाँ हुकूमत में है, यहाँ के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट किया है, पीपल्स पार्टी की हमदर्दियाँ यहाँ के लोगों के साथ हैं। शहर कराची ने पीपल्स पार्टी को वोट किया है, पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातों को भी वोट किया है। इस शहर कराची ने पीपल्स पार्टी को मेयर दिया है पहली बार। तो क्यों कर पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी? खुदा ना खास्ता जो लोग इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनकी सख्त मजम्मत करता हूँ। और मैं आपके टीवी चैनल्स के ज़रिए दीगर टीवी चैनल्स को या एंकर पर्सनस को या तबसरा या तज्जा निगारों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के लिए अपनी गुफ्तगू में थोड़ा सा एहतियात बरतें हैं। देखिए यहाँ कतई तौर पे ना पख्तून किसी उर्दू बोलने वाले का दुश्मन है, ना कोई सिंधी किसी का दुश्मन है, ना बलोच, ना पंजाबी किसी का दुश्मन है। हाँ, ये फैक्टर ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो टांगा पार्टियाँ हैं जो सिर्फ कौम परस्ती के नाम पर सियासत करती हैं। देखें काबिल इज़्ज़त हैं मेरे लिए शाहिद सैयद साहब, हमारे बड़े हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो मैं समझता हूँ कि उनको भी एहतियात करना चाहिए। देखिए हमें उस तरफ ना लेके जाना चाहिए, यानी कि आप धमकी दे रहे हैं, तो जो लोग ये कर रहे हैं आप उनकी मजम्मत करें, उनकी निशानदेही करें, धमकी ना दें। आप क्या मतलब, आप प्रोवोक कर रहे हैं, आप दूसरी ज़बान बोलने वाले लोगों को थ्रेट करेंगे, जनाब अगर आप ऐसा करोगे तो हम वैसा करेंगे। तो ये ऐसा और वैसा वाली जो सियासत है अली, शहर को तबाह कर रही है। हम बड़ी मुश्किल से इस शहर में वकीलों को जिंदा जलते लोगों ने देखा गया। इस शहर में 12 मई जैसे वाक़यात हुए, इस शहर में बहुत सारे बुशरा ज़ैदी का वाक़यात हुआ, जिसके बाद इस शहर ने अलग एक रंग लिया। तो कहीं ना कहीं इस शहर से
पूरे पाकिस्तान में लाशें गए, तो ये शहर यूं कर देखें तो पूरे पाकिस्तान में बदनाम है, अगर दूसरे एंगल से देखें तो पूरे पाकिस्तान को रोजगार भी देता है। तो दोनों तरफ से इस शहर के दो शक्लें। तो मैं समझता हूँ कि ये शहर हम सबकी माँ है, इस मुल्क की माँ है, हमें इस शहर को, इस माँ की हिफाजत करने की जरूरत है, ना कि हमें कोई ऐसे अल्फाज, ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत है कि खुदा ना खास्ता ये शहर मजीद कशीदगी की तरफ जाए और इस गर्मी में मजीद गर्मी में इजाफा हो। तो हमने कतई तौर पर किसी कौमियत को, किसी मखसूस जबान बोलने वालों को या मखसूस कारोबार करने वालों को टारगेट नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है इकराम, यही मैसेज तमाम ही पार्टीज की जानिब से जाना चाहिए। सियासी पार्टीज जो हैं वो ऐसे बयान से गुरेज करें कि जिससे नौजवान नस्ल खुशी हो। फुरकान हमारे दरमियान मौजूद है, डॉक्टर फुरकान। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से शॉर्ट ब्रेक का। सईद गनी मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए चलते हैं। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है मारूफ टिकटॉकर्स हैं, सोशल वर्कर हैं। आपकी बड़ी मोहब्बत इनसे रहती है और जब भी कोई बात करते हैं तो भाई इतनी सी बात जो वायरल कर देते हैं। इतना वायरल चल रहे हैं आजकल ये। हमारी खुशनसीबी कि इन्होंने एक दफ़ा फिर हमें वक्त दिया। हसन बेग, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। हसन भाई कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हसन भाई, कराची की बात हो रही है, कराची के नौजवानों की बात हो रही है, कराची के जो हालात हैं उस पर बात हो रही है। इससे कबल मैं डॉक्टर फुरकान की जानिब जाऊँ, मैं चाहूँगा कि जो अभी आपका क्लिप वायरल हुआ कि जिसमें आप बहुत जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है आपके दिल में, जो फील हमें हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आपको अपने शो में बुलाऊँ। क्या होने जा रहा है कराची में? अच्छा, पहले तो बात को दुरुस्त करूँगा, वो मेरा क्लिप नहीं था, वो कराची की आवाज़ थी और वो कराची का क्लिप था। उसमें जो बातें की गई वो मैं भी फील करता हूँ, वो आप भी फील करते हैं और ये सामने कैमरा टीम है ये सारी फील करती होगी। क्योंकि जिस तरह से आप देखें इन 3-4 महीनों के अंदर कभी हमने नहीं सोचा था, मेरे ख्याल से जिन मुल्कों में जंगें हो रही हैं उन मुल्कों में इतनी हलाकतें नहीं हो रही जितनी कराची शहर के अंदर हो रही है। ना किसी ने अटैक किया है, ना कोई टेररिस्ट आए हैं, ना कोई दहशतगर्द हमला हुआ है, फिर भी कराची के लोग मर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मजाक खेज बयानात जो हो रहे हैं ना दोनों तरफों से, ठीक है, एक साहब बोलते हैं कि कराची हमारा है, वो कहते हैं फिर वो बोलते हैं हमारा है, फिर बोलते हैं वो कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे, हमारा कोई डंपर रोक के दिखाए, वो फिर बोलते हैं डंपर जला देंगे। देखिए, डंपर जलाना भी गलत है, किसी को मारना भी गलत है। इस तरह से जो हो रहा है, देखिए कोई भी अमल हो रहा है, आप उससे पूछें जिसके घर में लाश पड़ी है, उसका जवान बच्चा मर गया है, कोई औरत मर गई है, कोई ना पैदा होने वाला बच्चा दुनिया में जो आया नहीं था वो मर गया है, लेकिन कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि इन हलाकतों को कैसे रोकना है, क्या रूल बनाने चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बार कोड लगेगा, फलाना होगा, टाइमिंग। यार टाइमिंग क्यों नहीं फॉलो हो सकती? क्यों बाइक की लेन नहीं बन सकती? कौन सी मुश्किल बात है? लेकिन इसको मुश्किल बनाया जा रहा है। अभी कुछ 2 रोज़ पहले वो जो अफवाह उड़ी कि 7 लोग मर गए, 5 लोग मर गए जिस पे डंपर जलाए गए, वो अफवाह किसने उड़ाई? वो मैंने तो नहीं उड़ाई ना। वो कोई ऐसे अनासिर थे जो इस शहर को खुशहाल नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपको मालूम है PSL होने वाला है। कराची वाले तो नहीं है, मैं कहता हूँ कराची अपने घर को तो कभी, इकबाल भाई ने भी यही कहा, अपने घर को कोई जला नहीं सकता। ये वो लोग हैं जो शर फैलाना चाह रहे हैं, कराची के अमन को खराब करना चाह रहे हैं। अगर मैं उंगलियों पे गिनना चाहूँ ना तो कराची में तो कराची वाला रह ही नहीं रहा। कराची वाला तो बदजन हो गया है। ना इधर बिजली है, ना इधर रोडें हैं, ना इधर इंसाफ है, ना इधर मुझे जान की सेफ्टी है। मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरा मोबाइल छिन जाता है। तो जो अमन ख़राब कर रहे हैं वो पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं, क्या मकसद लेकर आते हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इदारे क्यों खामोश हैं? तलाश कौन करेगा इनको? ये मुझे बताएं कि क्या चाह रहे हैं कि 86 या 88 दोबारा बन जाए? इधर हम लोग जो है कौमियत के नाम पे एक दूसरे का गला पकड़ना शुरू कर दें? वो भाई, ये लड़ाई सिंधी पठान पंजाबी बलोची महाजिर की नहीं है, ये लड़ाई है मकतूल और कातिल की। आप कातिल को क्यों नहीं पकड़ रहे? कोई डंपर वाला मार के इतना खुले में कैसे भाग जाता है? जिन लोगों के घर में ये वाकयात हुए हैं उनके केसेस की क्या अपडेट है? मुझे बताएं, अदालतों में क्या इंसाफ मिल रहा है? क्योंकि वो जो बेचारा जिसके साथ हुआ है वो अदालत पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अदालत जाऊंगा तो मुझे कोई अनासिर हैं जो धमकाएंगे, वो प्रेशर देंगे। हमने देखा था ना कारसाज वाला वाकया, जिसमें वो जो केस होके वो जो वापस हो गया। तो ये सारी चीज़ें, तो इस पर मैं सिर्फ बोलूँगा कि हुक्मरानों को थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए।
ये कराची बड़ी मुश्किलों से इसमें अमन कायम किया हमारे इदारों ने, पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को ज़ाया मत करें। ट्रांसपोर्टरों की जो पुष्ट पनाही है सिंध हुकूमत कर रही है, ऐसा कहना है एमकेएम पाकिस्तान का, इस बात पे कितनी सदाकत नहीं, है? एमकेएम पाकिस्तान तो पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। एमकेएम पाकिस्तान की बात पे तो अब मुझे हंसी आती है। मतलब वो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं आजकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मजाक हो समझ ही नहीं आ रहा रही है है। वाकई। एमकेएम पाकिस्तान एक वाहिद जमात थी जिसपे कराची वाले भरोसा करते बिल्कुल थे। ऐसा ही है। कराची वाले उनको अपना समझते थे। वो था ना, वो अपनों का वोट अपनों के लिए, वो अपना वोट अपने लिए था शायद, ठीक है, वो अपनों का नहीं था। वो तो मुझे लगता है कि बहुत साल पहले वो तंजीम खत्म हो गई है, अब वो तंजीम नहीं रही है, अब वो सिर्फ वो पैसा जमा करने वाली लेकिन वो ये कहना है कि मैं कह रहा हूँ महाजिरों को आप बाहर निकलो, 86 वाला एमकेएम दोबारा लेके आए, क्या है ये? महाजिरों की जमात है। मुझे किसने बताया? मुझे तो नहीं पता लगा। इस वक्त तो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी में ज्यादा महाजिर है इस वक्त। अगर आप पीपल्स पार्टी के कराची की क़यादत देखें, उसमें तो ज्यादा महाजिर है। अबे एमकेएम को तो कराची वालों ने ओन किया, एमकेएम को, लेकिन कराची को एमकेएम ने क्या दिया मुझे बताएं ना, सिर्फ बयानात। कराची सिंध हुकूमत ने क्या दिया कराची को? कराची को तो, कराची वाले को तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर महाजिरों की बात कर रहे हैं तो इस वक्त एमकेएम से ज्यादा महाजिर आपको पीपल्स पार्टी में नजर आएंगे सर। फायदा क्या है मुझे बताएं। देखिए महाजिर कहीं भी हो, मैं कहता हूँ महाजिर जमात इस्लामी में हो, महाजिर अगर एएनपी में हो, लेकिन उस पर फायदा किसको हो रहा है? मेरा मसला कौन हल कर रहा है? मेरा मसला कौन हल कर रहा है? मैं एमकेएम वाले के पास जाता हूँ, बोलता है मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं। मैं यही तो बात कर रहा मेरा हूं मसला आपसे। कौन हल करेगा? सिंध हुकूमत ही करेगी ना। तो मैं सिंध हुकूमत पे ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ। आपको लगता है कि सिंध हुकूमत अभी तक काम कर चुकी है, महाजिरों के लिए खड़ी हुई मुझे है? एक ऑफिस में जाके कोटा सिस्टम की बात की जा रही है। सुने, मुझे एक ऑफिस में जाके अपने कागजात बनवाने हैं। अब उधर कोई भी अफसर बैठा हो, मुझे तो बनवाने वहीं से ही है ना, मेरे बनेंगे तो वही ना। तो सिंध हुकूमत जैसी भी हो, मेरा काम कहाँ से होगा? वहीं से होगा। वहीं से होगा। एमकेएम से तो हो ही नहीं ना। वो बोले दरवाजा ही नहीं है हमारा, आप कहीं और जाएं। वो तो इख्तियारात का रोना पता नहीं कितने साल से। यार 2025 में कोटा सिस्टम समझ में नहीं आता मुझे। जब आईटी का दौर है ना, इस जमाने में कोटा सिस्टम को रोना बंद कर दें भाई। बुशरा जैदी को रोना बंद कर दें, जो जिंदा है उनकी फिक्र करें यार। आप पता नहीं कौन सी सियासत करें। 2025 है, उंगलियों पे इंटरनेट पे सवाल पूछता है बच्चा, जवाब दे देता है, इंटरनेट बातें करता है। और आप जो है बता रहे हैं बुशरा जैदी मर गई थी, ये शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। खुदा को माने यार, आप वो वाले डायलॉग बंद कर दें कि ये फलाना चीजें बेचो और हथियार खरीदो, पुराना हो गया। सही है, बच्चों के हाथ में कलम दे, आईटी पढ़ाएं बच्चों को। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, रोडों पे सो रहे हैं फूड पांडा के लड़के। तो दिया इतना बड़ा इन्होंने। तो एमकेएम की तो बात नहीं करें, एमकेएम सिर्फ तमाशा कर रही है, एमकेएम काम नहीं कर रही। इस वक्त अगर एमकेएम को काम करना होता तो बल्दियात में मुंह फिर के नहीं जाते, लड़ते। अबे 4 वोट भी मिलते ना तुम्हारे अपने होते, लेकिन आप मुंह फिर के चले गए कराची वालों को छोड़ के, और फिर बोलना कि हम तो चले गए। तो अरे तो आपने अपने कराची वालों को अपनी अना पे छोड़ दिया ना। अगर आप कराची वालों की परवाह करते तो वो इलेक्शन लड़ते। आप बोलते नहीं मैं अपने कराची को नहीं छोड़ूंगा, आपने तो छोड़ दिया कि भाई अगर सिंध हुकूमत इतनी बुरी है तो हमें सिंध हुकूमत के ऊपर क्यों छोड़ दिया? कराची की सबसे बड़ी जमात है एमके पाकिस्तान। अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कराची की सबसे बड़ी जमात शायद किसने बोला? अभी मरकज पे भी कुछ ही देर पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कहा गया कि कराची की सबसे बड़ी जो जमात बन गई है वो है एमके पाकिस्तान। इसकी मिसाल ये है कि आज शायद सैयद हमारे दरमियान मौजूद है। लड़ी थी आपस में कि मुझे सियासत दो, मुझे वजारत दो, ये जो गोन फलाना फलाना नारे लग रहे थे। कौन सी जमात जो आपस में एक दूसरे को गालियां देते हैं, फिर दोबारा बैठ जाते हैं, फिर गालियां देते हैं, फिर बैठ जाते हैं? अरे यार मजाक नहीं करें हमारे साथ यार। कराची का पढ़ा लिखा समझिए। सुने, हम एमकेएम के वोटर थे, सही है, हमने एमकेएम को खून दिया है, हमने एमकेएम को टाइम दिया है, वक्त दिया है, लेकिन एमकेएम ने महाजिर के लिए, उर्दू बोलने वाले के लिए कुछ नहीं किया। इस वाली एमकेएम की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर फुरकान हमारे दरमियान मौजूद है। जैसे कि आपने इकबाल भाई की भी बात सुनी, हसन में दिल कराची का जवान है ना, परेशान है। देखिए यहाँ कराची की बात नहीं हो रही, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आप महाजिर की बात करेंगे तो महाजिर तो हर सियासी जमात में है, लेकिन कराची को ऑन कौन करेगा? कराची के नौजवानों को सहूलत कौन देगा? कराची में जो लाशें गिर रही हैं इसके साथ खड़ा कौन होगा सियासत चमकाने के अलावा? ये सबसे बड़ा मसला कराची का जो मैं देख रहा हूँ, दिलों में रंजिशें सियासी तौर से, मजहबी तौर से, मसलकी तौर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे दिल बुराइयाँ बढ़ रही हैं। उसमें ज़्यादातर कसूर जो है मैं समझता हूँ आवाम का है। आवाम चुन नहीं पा रही, आवाम को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, उनको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही। अब कल का वाक़या आप ले लें जहाँ बात डंपर की होती है, मैं तो समझता हूँ इदारों की भी अब से नहीं रही है कराची में। कल पुलिस की मोबाइल को किस तरह रगड़ता हुआ
डंपर गुजरा है और कितनी गाड़ियां डैमेज की हैं। आज ही सुबह मैंने उसकी वो देखी है वीडियो, जो इंतहाई अफसोसनाक है। मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि पुलिस की ब्रेक पुलिस नहीं मोबाइल को कुचल दिया डंपर से। एक हफ्ता बाकी है। कहाँ हुआ? आज की बात है, आज रात की बात, आज सुबह की रात। अच्छा जी, तो ये मामला अब काबू से बाहर हैं। इसमें पुलिस का कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, पुलिस को एक्टिवेट होना पड़ेगा, रेंजर्स को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहिए। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत को, क्योंकि अपनी नाकामी अगर कहीं है, कहीं गलती से हो रही है नाकामी, तो उसे कबूल कर लेना चाहिए और उसके हल की तरफ आना चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात करूँगा, मेरा ताल्लुक ह्यूमन राइट्स के इदारे से है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। पब्लिक को जो यहाँ पर तकलीफ़ है, उनकी तरफ जब तक गौर नहीं करेंगे, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन रहेगी, फ्रस्ट्रेटेड रहेगी बहुत ज़्यादा, और फ्रस्ट्रेटेड है। स्पेशली आपका पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा तबका, वो बेचारा पूरा ज़िंदगी पढ़ाई करता है, जब वो कमरे से निकलता है पढ़ के बाहर, तो बाहर का हालात देख के, बाहर के हालात देख के कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे एक बात याद आ गई, मैं तीनों का मैं चाहूँगा तीनों उसका जवाब दीजिए। आज 12 अप्रैल है और 12 का अदद, मैंने जैसे कि अपने इंट्रो में भी कहा कि जब भी 12 का अदद आता है तो हमें कुछ और याद आता है, 12 मई याद आती है। तो 12 का ही अदद क्यों इन्होंने एक्सेप्ट किया और 12 को ही क्यों चुना? गवर्नर साहब कहते हैं कि जितने लोग एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए, जख्मी हुए, मैं बहैसियत गवर्नर उन तमाम लोगों को प्लॉट दूंगा। दे सकते हैं ना, उनका काम है, कहाँ से कारोबारी उनका। जमीनों प्लॉट देके क्या होगा? जमीनों का बड़ा मतलब आपने तो प्लॉट दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? देखिए, ज़मीनों का उनका पुराना कारोबार है। अब बड़े मशहूर हैं इस मामले में, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूँगा। 12 मई का आपने दबे दबे अल्फाजों में जिक्र किया, तो मैं जनरल मुशर्रफ को भी याद करूँगा। 12 अक्टूबर थी और आज फिर 12 है। मैं कह रहा हूँ कि 12 का अदद बड़ा टिपिकल है। 12 अक्टूबर, वो 12 अक्टूबर थी। टिपिकल अदद सिर्फ है। 12 ही का नहीं है, और भी अदद है, लेकिन वो बात कहीं और तक चली मैं जाएगी। वही कह रहा हूँ बात, लेकिन अब बात 12 की करेंगे ना। उन तारीखों में ही कोई वाक़े करवा देना, मैं वही वो भी बड़ा संगीन कहीं ना कहीं देखिए, नौयत के वाक़यात हमें इसमें कुछ नादीदा ताकतें, कुव्वतें ज़रूर इसमें शामिल होती हैं। देखिए, ये बात ये है कि शहर कराची जो है, शहर कराची वाला, मैं फिर कहूँगा शहर कराची का जो बोलने वाला है, वो उर्दू बोलने वाला, वो कराची को तबाह नहीं करेगा। कराची को, जैसे मैंने गुफ्तगू में कहा कि इंटरनेशनल यतीम खाना मैं तो महसूस करता हूँ, कोई करे ना करे, ठीक है। अगर पाकिस्तान में बसने वाले लोग यहाँ आते हैं तो ठीक है, उनका राइट है, दुनिया में होता है, जहाँ बड़े शहर होते हैं लोग रोज़गार के लिए उस तरफ जाते हैं। लेकिन वो जो लोग इस शहर में आते हैं रोज़गार की तलाश में, अगर ये शहर इतना ही बुरा होता तो पूरा पाकिस्तान यहाँ क्यों आता? पूरा पाकिस्तान यहाँ रोज़गार की तलाश में आता है, पूरा पाकिस्तान यहाँ इलाज के लिए आता है, पूरा पाकिस्तान इस शहर में अपने लिए जगह तलाश करता है। पूरा पाकिस्तान समझता है कि कराची पाकिस्तान का सस्ता तरीन शहर है, शायद दुनिया के सस्ते शहरों में इसका शुमार होता है। तो बहुत सारी सहूलियात ये शहर देता है। हाँ, वारदातिये भी आते हैं, भीख मांगने। मैं कहता हूँ पूरा मैंने कहा, देखें हसन, मैंने शुरू में कहा कि ये इंटरनेशनल यतीम खाना बना दिया गया है। तो देखें, ये शहर कभी दारुल खिलाफा था, इस शहर कभी इंडस्ट्री का शहर कहा जाता था। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से सब उठा के चला गया। ये कौन थे, ये कौन सी ताकतें जो इस शहर को पुरसुकून रहने नहीं देती, इस शहर को परवान चढ़ने नहीं देती? हम तो कराची के रहने वाले, कहीं भी सियासत करते हो, सोशल एक्टिविटी करते हो, हम इस शहर को तबाह होते, ख़राब होते नहीं देख सकते। ना हम इस शहर के इस हक में हैं कि कोई यहाँ पर आके असला लेकर दंदनाता फिरे। हम ना इस बात के हक में हैं कि कोई एक कौमियत का बंदा किसी दूसरी कौमियत के बंदे को थ्रेट देता हुआ नजर आए, या किसी को। देखें, ये हादसा जो है, मैंने कहा होते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हादसा नहीं होते, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। हादसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है। देखिए, यहाँ पे एक दियत का एक जुमला आपने सुना होगा, बहुत बड़े मशहूर वाक़यात हैं और हादसात हैं जहाँ फैमिली मेंबर्स ने पैसे लेकर दियत में पैसे लिए, और वहाँ देखिए, इसमें कानून में सुकम हो सकता है ना, कानून में गुंजाइश है, लोग रास्ते तलाश करते हैं, निकल जाते हैं। ये सारे मैं इससे भी बोलूँगा, देखिए ये जो सारा मामला हो रहा है, इसमें सिंध हुकूमत को थोड़ी सी संजीदगी दिखानी पड़ेगी। और जो कराची शहर का हाल है इस वक्त, आप देखें कोई भी रोड जाए, कोई भी रोड बना हुआ नहीं है। जो बाइकें चल रही हैं, जो डंपर्स चल रहे हैं, अगर कोई बोलता है, डंपर वाला बोलता है बाइक वाले अपनी लेन फॉलो नहीं कर रहे, वो फर्स्ट सेकंड लेन थर्ड लेन में चल रहे हैं, तो ये काम करवाना मेरा और आपका काम है। मैं वही बता रहा हूँ, मेरा और आपका काम तो नहीं है ना। डंपर की लेन कौन फॉलो करवाएगा? ये सिंध पुलिस का काम है ना। सुनने में आ रहा है कि तब्दीली आई है, अच्छी क्या तब्दीली आई है भाई? 2 रोज पहले तो लोग मरे, लेकिन शायद वो अफसोस ये होता है कि कोई शख्स नॉर्थ कराची पे जाके असले की नुमाइश कर रहा है, कलाशिन कोफी लेके घूम रहा है, गने उनके हाथ में है,
ऐसे घूम रहे हैं जैसे यहाँ पे कोई पता नहीं कोई अटैक हो गया, क्या हो गया, और कोई पूछने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे वो वीडियोस वायरल हैं, फिर भी कोई नहीं पकड़ रहा। फिर वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ बातें कर रहे हैं, फिर बोले मैं जज्बाती था, जज्बात में मैंने आपको कुछ भी कर दिया, तो जज्बात में मैं आपका कत्ल कर देता हूँ अभी, फिर बोलूँगा सर मैं जज्बाती था, मुझे माफ कर दें। ये कोई आपको लगता है कोई संजीदगी है इधर? ओ भाई, एक बंदे ने पाकिस्तान मुखालिफ बातें कर दी, आपने उसको बुलाया तक नहीं। आप बुलाओ ना, कि कैसे कह रहे हो आप सोशल मीडिया पे, कैसे कह रहे हो कि हम पूरा पाकिस्तान बन करके दिखाएंगे और कोई रोक के दिखाए हमें? यार भाई, कानून नाम की कोई चीज़ है तो सिंध हुकूमत को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। सिंध हुकूमत, मतलब अफसोस होता है, मुझे समझ में नहीं आता, ये गैस की लाइनें 75 साल बाद ही डलनी थी भाई। कौन सा रोड है आप मुझे बता दें? ये बादराबाद के बाहर का रोड देखेंगे, अरे 4 करोड़ का घर है इधर और उसके आगे रोड नहीं बना हुआ। ये मेरा और आपका काम तो नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। जिसकी भी हुकूमत है, जो इस वक्त निजाम पे बैठा हुआ है, जो इस वक्त सबसे आले ओहदे पे बैठा हुआ है, वो सीरियस इस शहर के लिए नजर नहीं आता। इस शहर के लिए तो मुझे लगता है कि नहीं नजर आता। वो क्या नाज़िर किराम, बड़ी अच्छी बात कही असल मैं चाहूँगा डॉक्टर फुरकान, आखिर में मेरे पास आखिर 2 मिनट है, मैं चाहूँगा आपका आखिरी मैसेज ले लूँ। ये मामला जब तक दुरुस्त नहीं हो सकते, जब तक इदारे और फौज आ जाए, जो हुकूमत, फौज आ जाए, फौज क्यों आ जाए? और कितनी आएगी? फौज आ जाए। सिक्योरिटी कौन दे रहा है? रेंजर्स और नहीं, कराची की जो पाकिस्तान की रोकथाम है फौज संभाल ले। बिल्कुल है यार भाई, इस मुल्क को फौज ही चला रही है, समझे? ठीक है, अगर फौज ना हो ना, मैं और आप नहीं हो, अगर हुक्मराने पे छोड़ दें तो कब हो जाएगा? क्योंकि आखिरी आपने कहा कि चंद लम्हात रह गए हैं। देखिए, पाकिस्तान कराची में चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा, जब तक इन और आउट का बैलेंस हमारे पास नहीं होगा कि कराची में परमानेंट रिहायशी कितने हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। देखिए, हैदराबाद की एंट्रेंस से कराची पे चेक पोस्ट पे मूवी बनती है, मूवी बन के क्या जाती है, वो एक फॉर्मेलिटी रह कर होकर रह गई है। देखिए, आपकी एंट्रीज होना बहुत जरूरी है, चेक एंड बैलेंस आपको पता होना चाहिए कि कराची में कितने लोग हैं कितने नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा अल्लाह ना करे कि वीजा लगे। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि कराची के जो, अच्छा पता है क्या, कौन करेगा? मैं अपनी बात को दोबारा करूंगा। पहले जो बंदूक लहरा था ना, उसका शनाख्ती कार्ड लेके कल के वाकये के बाद बंदूक लहरा रहा था, उसका शनाख्ती कार्ड पहले तो सेंसस में पूरा नहीं गिना गया। हाँ नहीं, कल के वाकये के बाद ताज हैदर साहब जो है, एजेंसी और इदारों को चाहिए कि वो खुद अलर्ट हों कि हमारे साथ भी अपने हम भी नहीं महफूज। हाँ बिल्कुल इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? देखें सेनेटर ताज हैदर साहब अल्लाह रहमत करे, और सेनेटर ताज हैदर साहब ने इसकी निशानदेही की थी। बिल्कुल ऐसा ही कि दूसरी सियासी जमातों ने जरूर इस पर सियासत की सेंसस पर, तो सेनेटर ताज हैदर साहब जो है वो गए सेंसस के मामलात में, मर्दमशुमारी के मामलात में सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जनाब कराची को पूरा नहीं गिना गया, एनएफसी अवार्ड के जरिए सर हम ज्यादा गिने जाएंगे, ज्यादा फंड मिलेगा। तो ये इशू सूबा सिंध के साथ रहता है, चाहे वो पानी का मसला हो, पानी की तकसीम पर फड्डा रहता है, आजकल केनाल्स पे बात हो रही है, चोलिस्तान जो मैं बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन टाइम कम है, कहा जा रहा है क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा जी कि ये जितने वाकयात हो रहे हैं, अपना आज नंबर को एक मौजूद समझने बना लिया है और इस वक्त बना हुआ भी है, बहुत सीरियस मौजूद है। कोई सब भाग क्यों जाते हैं कि इसका मतलब है प्री प्लान हो रहा है? बट डॉक्टर साहब, मैं इस टॉपिक को इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। नाज़िर किराम, केनाल की बात की इकबाल भाई ने, क्योंकि मुझे उस पर भी कहा गया था कि उस पर भी मुझे कल कंटिन्यू करना है, तो मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक के टॉपिक अच्छा है, इस पर गुफ्तगू होना ज़रूरी है, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं थी। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।